क्लास 8 चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपका स्वागत है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों और जानवरों को कैसे बचाएं, पौधों और जानवरों को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने से कैसे बचाएं। पौधों और जानवरों को बचाने की कहानी चालू होती है जंगलों से। तो आइए इस चैप्टर को जंगल को समझने से चालू करते हैं। जंगल में जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उन्हें साइंस में, विज्ञान में फ्लोरा कहा जाता है और जो जानवर हैं उन्हें फौना कहा जाता है। ऐसे ही जंगलों में फ्लोरा और फौना के साथ कभी हम भी रहते थे। जंगल में तब सब कुछ बैलेंस में था। जिसको जितनी जीने के लिए ज़रूरत होती थी वो जंगल से उतना ही लेता था, उतना जितने में वो जी सके। जंगलों में शेर, बाघ उतना ही शिकार करते हैं जितने की उनकी ज़रूरत होती है। हम भी तब जंगलों से उतना ही लेते थे जितने की हमें ज़रूरत थी। सब कुछ बैलेंस में था, सब कुछ ठीक था। सारे फ्लोरा और फौना एक दूसरे के साथ बैलेंस में थे। किसी भी जगह पर जो फ्लोरा, फौना, फंगस, बैक्टीरिया, सॉइल टाइप, टेम्परेचर, सनलाइट, क्लाइमेट जो होता है उसे एक साथ उस जगह का इकोसिस्टम कहते हैं। जो उस समय लाखों साल पहले जंगलों का इकोसिस्टम था वो बैलेंस में था। ढेर सारे बहुत तरह के फ्लोरा थे यानी प्लांट्स, और बहुत तरह के फौना थे यानी एनिमल्स। फिर हम ह्यूमंस, मानवों के पास दिमाग बढ़ गया और हमारे शैतान दिमाग में आइडिया आने लगे कि जंगल में क्या रखा है, इधर बहुत रिस्क है, दूसरे जानवरों से हमेशा मारे जाने का खतरा है, खाना ढूंढने की चिंता है, जंगल में और भी कष्ट है। यह सोच के फिर हजारों सालों में धीरे धीरे जंगलों से थोड़ा दूर होके हमने घर बनाए, गांव बनाए और खेती करना सीख के खेती करने लगे। खेती से आराम हो गया। गांव में न जंगल जितना रिस्क मरने का था और ना ही खाना ढूंढने की चिंता। समय भी बहुत था। जीवन जीने की उम्र बढ़ गई। उम्र बढ़ जाने से जनसंख्या बढ़ने लगी। आराम के जीवन में सारे जीवों की जनसंख्या ही बढ़ने लगती है। लगभग अनलिमिटेड खाना था, इसलिए भी लोग बढ़ गए। जब लोग बढ़े तो और खेत चाहिए थे, और खेत का मतलब है कि जंगलों को काटना पड़ेगा। जंगल कटेंगे तभी जमीन पे खेती की जा सकती है, इसलिए हम जंगलों को काट के खेत बनाने लगे। लोग बढ़ने लगे तो उनके कपड़े और मनोरंजन के सामान भी चाहिए थे। हम जंगलों को काट रहे थे कोयले के लिए, ढेर सारे लोगों का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए, और फिर हम जंगलों को काटते काटते और जंगल से कटते कटते अभी यहाँ तक आ पहुँचे हैं, जहाँ हम में से बहुत से लोगों ने असली जंगल कभी नहीं देखे। जंगल को काटने से जंगल के अंदर के ढेर सारे अलग अलग तरह के फ्लोरा यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां, स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। ढेर सारे फौना भी खत्म हो गए और बहुत से फ्लोरा और फौना की प्रजातियां, स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे आ गईं। और अब हर जगह लोग ही लोग हैं, ढेर सारे लोग, लोगों के घर, लोगों की सड़कें, लोगों के देश, लोगों के पेड़, लोगों की ज़रूरतें, हर हफ्ते पहनने के लिए अलग अलग कपड़े और भी बहुत से दूसरे तरह के तामझाम। और जब तक लोगों को होश आ पाता बहुत कुछ खत्म हो गया और बहुत कुछ खत्म होने वाला है। जंगलों की तबाही भी हो चुकी। हरी भरी पृथ्वी अब कम हरी है। हमारे द्वारा किए गए पोल्यूशन के वजह से पृथ्वी गर्म हो चुकी है और आने वाले 10 से 20 सालों में पृथ्वी और गर्म हो जाएगी। पृथ्वी के इस गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस गर्मी से अर्थ पे सारे जीवों को ही खतरा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अभी असली तबाही तो बाकी है। ये सब जो अभी हो रहा है सब ट्रेलर है। आने वाले समय में बहुत से फ्लोरा और फौना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये सब जानवर जो आप देख रहे हैं, इन सब की जान को खतरा है। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। पोलर बेयर, पेंगुइन्स, कोरल रीफ्स जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव फ्लोरा और फौना पहले ख़त्म होंगे। जंगल और जंगल के फ्लोरा मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं।
ये मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाते रहते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और जब ये जंगल ख़त्म होने लगे तो जंगल से जुड़ी मिट्टी भी खराब होने लगी। मिट्टी की पानी सोखने की शक्ति खराब हो गई, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। मिट्टी में रहने वाले मिट्टी के दोस्त केंचुए, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया और फंगस भी ख़त्म हो गए, जिनसे मिट्टी धीरे धीरे डेड हो रही है। मिट्टी डेजर्ट में, रेगिस्तान में बदल रही है। मिट्टी धूल में बदल रही, बेकार हो रही। ये बेकार मिट्टी न पानी सोख सकती है, न पेड़ पौधों को जन्म दे सकती है। मिट्टी का डिजर्टिफिकेशन हो रहा। और सारे देश अपनी अपनी मस्ती में चल रहे हैं। अभी भी ढेर सारे जंगलों को काटा जा रहा है। और अपने देश भारत में तो एक अलग लेवल का ही खेल चल रहा है। 180 देशों में अपना देश इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180वें रैंक पे है इस साल। सारे देशों से खराब। इन्वायरमेंट को बचाने के मामले में हमारा देश सबसे फिसड्डी। बताइए, हम मानवों ने जो नेचर का बैलेंस था उसे खराब कर दिया है। और इस बैलेंस के खराब होने से सभी जीवों की जान खतरे में आ गई है। वैज्ञानिक क्लाइमेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि फिर भी देश जो है वो सतही तौर पर खोखली कोशिशें कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स के बीच कंजर्वेशन की बात अभी उठना चालू हो गई है। अब हम चीज़ों को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लाइमेट की सिचुएशंस ठीक तो नहीं हो सकती है, हाँ थोड़ी कम ज़रूर हो सकती है अगर कोशिश की जाए तो। और वैसे भी अब कोशिश के अलावा ऑप्शन भी क्या है हमारे पास। और इसी कोशिश में एक कोशिश ये भी है कि इस बात को छोटे बच्चों तक पहुंचाई जाए, बताई जाए, ताकि जो काम आपसे पहले के लोग नहीं कर पाए, देश नहीं कर पाए, वो शायद आप कर जाएं। शायद आप कर सके, और न भी कर सके तो कम से कम जानकारी तो रहे। इसलिए आपके सिलेबस में भी इस चैप्टर को जोड़ दिया गया है। तो जाने अनजाने में जो गड़बड़ी हुई है हम ह्यूमन से, उसकी हमने छानबीन की, खोज खबर ली और जानकारी को इकट्ठा किया गया कि कौन कौन से फ्लोरा यानी पेड़ पौधे ख़त्म हो गए या ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो जानकारी इकट्ठा की गई और इस जानकारी को एक स्पेशल बुक में छापा गया। इस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जितने भी ऐसे जीव हैं जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। और ऐसे ही इंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम रेड डेटा बुक में छपते जाते हैं। जो जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट कहा जाता है, और जो हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे हैं उन्हें इंडेंजर्ड कहा जाता है। और इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि ये एक्सटिंक्ट न हो जाए। टाइगर, रेड पैंडा, ब्लैक स्टॉर्क, सुमात्रन और ओरंगुटान, ब्लैक बियर, पेंगोलिन जैसी स्पीसीज इंडेंजर्ड यानी खत्म होने की कगार पे हैं। जंगल नहीं रहेगा तो सारे जीव जंतु ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इन्हें बचाने के लिए सरकार ने जो बचे हुए थोड़े बहुत जंगल हैं उनके लिए नियम कानून बनाए हैं। ये जगहें 3 तरह की हैं। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व्स, दूसरा है नेशनल पार्क्स और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व बड़े होते हैं। इनका मेन पर्पस होता है जैसे जंगल पहले होते थे वैसे ही कंजर्व करना जंगलों को। इसमें सॉयल, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जंगल में रहने वाले लोग यानी आदिवासी, इस पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व करना होता है। बायोस्फीयर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो मतलब बायोडाइवर्सिटी, विविधता, ढेर सारे अलग अलग तरह के जीव, और स्फीयर मतलब गोला यानी ये जीव जहाँ ये जीव रहते हैं। इन जंगलों में आदिवासी रहते हैं और इन लोगों को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जंगल से चीज़ों को लेके जाते हैं, लकड़ी, खाना, फल, घास, etc। इसलिए इनकी वजह से नेचर को बहुत नुकसान नहीं होता है।
बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो मध्य प्रदेश में है, इसके अंदर ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पूरे एरिया को, ये पूरा एरिया जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आता है। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऐसे ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला 3 स्टेट्स के बीच में पड़ता है। इसमें ये सब नेशनल पार्क्स हैं, देख रहे हैं आप, और इसमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं उनका काम भी नेचर और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। इसमें ह्यूमंस को आने जाना बहुत कम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका आना जाना अलाउ होता है, और जिप्सी या जीप की सफारी करने के लिए कुछ हिस्सों में टूरिस्ट को भी अलाउ होता है। और जो तीसरे तरह का प्रोटेक्शन है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से छोटे होते हैं, कहीं कहीं बड़े भी हो सकते हैं नेशनल पार्क से। और इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जितना रेस्ट्रिक्शन नेशनल पार्क में होता है उतना रेस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता। इनमें घास चराने के लिए जानवर लेके आ जा सकते हैं लोग। तो जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए हमने ऐसी जगहों पे कुछ रोक लगाई है। पेड़ पौधों और जानवरों को बचाना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी पौधे को लगा दिया जाए, किसी भी जानवर को कहीं भी पहुंचा दिया जाए। नेचर में जो फ्लोरा और फौना है वो लाखों सालों में अपने से उस जगह की मिट्टी, तापमान, सनलाइट, आसपास दूसरे फ्लोरा फौना के साथ लड़ के, झगड़ के, समझौता करके ये सब बैलेंस में है। जो पूरा इकोसिस्टम है एक जगह का वो बैलेंस में रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी फ्लोरा, फौना और दूसरे जीव हैं वो सब एक दूसरे के साथ बैलेंस में है। अगर इनके बीच किसी दूसरी जगह का, किसी दूसरे इकोसिस्टम का जीव को लेके आ जाएं जो यहाँ का न हो, किसी नई स्पीसीज को इनके बीच में रख दें, तो पूरे इकोसिस्टम में ही एनर्जी के लिए लड़ाई, झगड़े, समझौते फिर से होने लगते हैं। और फ्लोरा और फौना की इस लड़ाई के बीच में बहुत से फ्लोरा और फौना की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म भी हो जाती हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें एक जगह के एक इकोसिस्टम के फ्लोरा और फौना को किसी नए इकोसिस्टम में नहीं डालना चाहिए। जो फ्लोरा और फौना जिस इकोसिस्टम में नेचुरली रहते हैं, जहाँ पले बढ़े, उन्हें उस इकोसिस्टम की एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडेमिक, ENDEMIC। और जो फ्लोरा और फौना एक इकोसिस्टम से किसी दूसरे इकोसिस्टम में चले जाते हैं उन्हें एक्सोटिक स्पीशीज कहा जाता है, EXOTIC। जो बाहर से आते हैं उन्हें एक्सोटिक। एक एग्जांपल से समझिए। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो समुंदर से चारों ओर से घिरा हुआ है, बाकी के कॉन्टिनेंट से नहीं जुड़ा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में ऐसे बहुत से फ्लोरा और फौना थे जो बाकी के कॉन्टिनेंट्स पे नहीं थे, और बाकी कॉन्टिनेंट्स पे भी ऐसे बहुत से फ्लोरा और फौना थे जो ऑस्ट्रेलिया पे नहीं थे। ब्रिटेन के लोग ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाने। उस समय उनका काम ही यही था। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अपने साथ बहुत कुछ लेके गए, बंदूक, बारूद, खाने पीने की चीजें और अपने पेट्स। और इन पेट्स में इनकी कैट्स भी थी, बिल्लियां। तब ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में कैट्स थी ही नहीं, वहां एक भी बिल्ली नहीं थी। और इसलिए बिल्लियों के जाने से, इस एक्सोटिक फौना के जाने से बहुत से दूसरे फौना की प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया पे खत्म हो गई। इन्होंने मार के हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेजर बिल्बी, डेजर्ट बैंडिकूट, क्रेसेंट नेल टेल वेलेबी, टूलेच वेलेबी, पिग फुटेड बैंडिकूट, सेंट्रल हेयर वेलेबी, हॉपिंग माउस, गोल्ड माउस,
और इनके अलावा और भी कई तरह की स्पीसीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सब नाम आपको याद नहीं करने हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया मैंने। यूरोपियन खरगोश भी जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इन्होंने भी बहुत सी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट कर दिया। हमारे देश में लेंटना कमारा भी एक एग्जॉटिक फ्लोरा है। ये साउथ अमेरिका का रहने वाला है, साउथ अमेरिका का एंडेमिक है और हमारे देश के लिए एग्जॉटिक। और ये एक तरह का सजावटी प्लांट्स है, सजाने वाला, और इसे एनिमल्स नहीं खाते हैं क्योंकि ये जहरीला होता है। और ये हर जगह ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये हर जगह फैल गया है, रोड के किनारे, किसानों के खेतों में। इसका कोई यूज़ भी नहीं है, इसलिए हमारे देश को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, इसको हटाया भी नहीं जा सकता है। तो जो नेचर के नियम कानून है, उसके हिसाब से ही हमें फ्लोरा और फौना को किसी भी जगह पे लगाना चाहिए। एक इकोसिस्टम के फ्लोरा और फौना दूसरे किसी इकोसिस्टम के मौत के कारण भी बन जाते हैं, जैसे कैट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गई। कुछ बर्ड्स या एनिमल्स जब टेम्परेचर या पानी उनके इकोसिस्टम में कम हो जाता है तो वो दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं। इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन मतलब अपना घर, अपना एरिया, अपना इकोसिस्टम छोड़ के किसी दूसरी एरिया या इकोसिस्टम में जाना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इनके जाने से दूसरे इकोसिस्टम को नुकसान नहीं होता है। जैसे रशिया में बहुत ठंडी पड़ती है, -30, -40, -50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी जाती है, और इस ठंडी में कुछ बर्ड्स वहाँ से उड़ के इधर गर्म इकोसिस्टम में आती है। रशिया वाले एरिया को साइबेरिया भी कहा जाता है। आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में। ये रशिया से उड़ के हमारे देश में आते हैं। इनके जैसे और भी बहुत से बर्ड्स हैं जो कुछ समय के लिए अपना इकोसिस्टम छोड़ के दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं। ऐसी सारी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। बहुत से एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से आप कैसे कंजर्वेशन में फ्लोरा और फौना को बचाने में अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखिए, हमारी बुक्स और नोटबुक्स पेपर से बनी होती हैं और पेपर बनता है जंगल में पेड़ों को काट के। तो अगर आप कम पेपर का यूज करेंगे तो कुछ कम पेड़ काटने पड़ेंगे। इसलिए आप इस पेपर के यूज को कम कर सकते हैं। जो पुरानी बुक्स और नोटबुक्स हैं और काम की नहीं है, उन्हें जो पेपर खरीदने वाले कबाड़ी घूमते हैं उन्हें बेच सकते हैं। आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ पेड़ भी कम कटेंगे। पेपर खरीदने के बाद कबाड़ी वाले पेपर रिसाइकिल करने वालों को बेच देते हैं, जिसे फिर से नई नोटबुक या न्यूज़पेपर बनाया जाता है। दूसरा योगदान कंजर्वेशन में आप पेड़ लगा के कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट कट गए हैं, जिन्हें डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप फिर से सीड्स या प्लांट्स लगा के पेड़ उगा सकते हैं। एंडेमिक पेड़ के सीड्स या पौधे ही लगाइएगा, एक्सोटिक नहीं। पेड़ लगा के फिर से फॉरेस्ट को उगाने की कोशिश को रीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फॉरेस्टेशन से पहले री यानी फिर से, और अगर फॉरेस्टेशन से पहले डी लग गया मतलब हटाना, काटना, तो काटने को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन और लगाने को रीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। पेड़ लगाने से पेड़ के नीचे की सॉइल, ग्राउंड वाटर लेवल और आसपास की हवा, पोल्यूशन सब ठीक होने लगते हैं और इन पे बर्ड्स और दूसरे छोटे जीव भी रहने लगते हैं। बस इतना ही था आपका ये चैप्टर। आइए अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को भरें। पहला, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। एक प्लेस जहाँ पे किसी भी एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व क्यों नहीं कहा जाता?
देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मेन काम है वो उस एरिया के जो लोकल फ्लोरा और फौना है उनको बचाना होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उनका काम होता है कि जो वाइल्ड की सीनरी है, मतलब जो जंगल हैं उनको भी बचाना है, उन्हें मिट्टी को भी बचाने का पर्पस है उनका, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का पर्पस है उनका पर्पस थोड़ा बड़ा होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पर्पस है कि उस पूरे इकोसिस्टम को बचाना, मतलब नेशनल पार्क से भी ज़्यादा कंजर्वेशन करना और बड़े लेवल पे कंजर्वेशन करना। हमें यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है कि वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बी ऑप्शन है आपका ऑप्शन है कि स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाने वाली प्रजातियों को हम बोलते हैं एंडेमिक, ENDEMIC, एंडेमिक। सी है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ, क्यों ये मूव करती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंजेस की वजह से, तो लिखेंगे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत बदल जाता है, बहुत ठंडी हो जाती है या तो उनका पानी कम हो जाता है क्लाइमेट की वजह से। क्वेश्चन 2 है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें इनके बीच के अंतर को बताना है। पहला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कि इनके बीच क्या अंतर है? जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। देखिए, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो प्रोटेक्ट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? प्रोटेक्ट्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर ट्रेडिशनल लाइफ, पूरे इकोसिस्टम को। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है? जू क्या है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस और इनक्लोजर्स, जानवरों को बंद करके रखा जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? अ नेचुरल एरिया वेयर एनिमल्स लिव फ्रीली, जहाँ पे ये अपनी आज़ादी से घूमते हैं, इनके पास कोई कैद खाना नहीं होता। सी है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो स्पीसीज खत्म होने वाली हैं वो इंडेंजर्ड, और जो खत्म हो गई वो एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। डी है फ्लोरा और फौना, ये क्या होते हैं? फ्लोरा, किसी भी जगह के जो पेड़ होते हैं उन्हें, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है, और जो जानवर हैं उन्हें एनिमल्स। तो फ्लोरा द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, फौना द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तीसरा है आपका, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, कि पेड़ काटने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जंगल काटने के इन पे? वाइल्ड एनिमल्स, इन्वायरमेंट, विलेजेस, गांव वाले जो शहर एरियाज हैं, रूरल एरियाज, और शहर सिटीज, अर्बन एरियाज, अर्थ पे क्या होगा, और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पे। तो वाइल्ड एनिमल्स पे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट, लूज देयर होम्स एंड फूड सोर्सेस, इनका खाना और घर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इनके लिए तो पेड़ ही है। सम में बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, और उनमें से कुछ हमेशा के लिए ख़त्म या ख़त्म होने की कगार पे चले जाएंगे। इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर होगा? इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ हमारे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर ये डिफॉरेस्टेशन इनको हम काट देंगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं, या कम पेड़ बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये सूरज की जो गर्मी होती है उसको पकड़ लेता है और अर्थ से बाहर नहीं जाने देता। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा ये अर्थ पे जो आने वाली हीट है उसको कैप्चर करेगी, पकड़ के रखेगी, और अगर ज़्यादा हीट पकड़ के रखेगी तो गर्मी बढ़ेगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इन्वायरमेंट में इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसके वजह से क्या होगा? रिड्यूसेस रेनफॉल एंड कॉजेज सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर पेड़ आपके कट जाएंगे तो उनसे जो वाटर है वो इवापोरेट होकर ऊपर नहीं जाएगा तो आपके बादल कम बनेंगे, बादल कम बनने से बारिश कम होगी, क्योंकि बादल से ही बारिश होती है और बादल बनते पानी से हैं।
और अगर पेड़ रहेंगे ही नहीं तो जो भी थोड़ी बहुत बारिश होगी उससे आपके जो मिट्टी है वो कट के बहने लगेगी, क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देती। विलेजेस पे क्या होगा कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू लेस वाटर, पुअर सॉइल फॉर फार्मिंग एंड लॉस ऑफ रिसोर्सेज लाइक वुड एंड फ्रूट्स। जो एरियाज हैं गांव के आसपास, अगर हम पेड़ काट देंगे, जंगल काट देंगे, तो क्या होगा कि पानी कम हो जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगी और लकड़ी और फल वगैरह इनको नहीं मिल पाएगा। शहरों में क्या होगा पेड़ों को काटने से कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा और फ्लड्स आ सकती हैं, क्योंकि जब बारिश होता है शहरों में तो ट्रीज़ हैं ही नहीं, तो ट्रीज़ नहीं होने से क्या होता है कि पानी जो है वो रुक नहीं पाता है, वो नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता है, इसलिए बाढ़ आ जाती है, शहर भर जाते हैं। तो सिटीज़ में क्या होगा, कैन लीड टू लेस क्लीन एयर यानी पोल्यूशन, मोर फ्लड्स यानी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, और हॉटर टेम्परेचर्स गर्मी बढ़ेगी। पूरे अर्थ पे क्या होगा, ओवरऑल इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्बैलेंस इन नेचर। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी यानी विविधता खत्म हो जाएगी, स्पीसीज मरने लगेंगी और नेचर में एक जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर होगा, दे मे फेस मोर नेचुरल डिजास्टर्स, फीवर रिसोर्सेज एंड लेस वाइल्ड लाइफ। मतलब ख़त्म होते होते आगे और ख़त्म हो जाएगा, तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो तबाहियाँ हैं नेचर की, वो बढ़ जाएंगी, उपयोग करने के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ तो कम हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर हम वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते जाएं। दूसरा, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, यानी जो जानवर कहीं पर रहता है उसके हैबिटेट को हम छेड़ दें, हेर फेर कर दें। और तीसरा है कि द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, यानी मिट्टी के ऊपर से जो घास वगैरह है, जो पेड़ वगैरह हैं, उसको हम काट दें एकदम चिकनी, जैसे आपके ग्राउंड्स पे सड़क के किनारे जो मिट्टी होती है वैसे। तो ये है वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, फॉरेस्ट विल डिसअपियर, अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो फॉरेस्ट तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, कॉजिंग लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज एंड सॉइल इरोजन। अगर फॉरेस्ट गए तो फॉरेस्ट के जाने से सब कुछ ही खराब हो जाएगा, पूरी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो हो ही जाएगा, और पूरी मिट्टी चली जाएगी। मिट्टी चली गई तो बाद में और पेड़ नहीं लग पाएंगे। भी है द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर किसी जानवर की जो रहने वाली जगह है अगर उसमें हम कुछ डिस्टर्बेंस कर दें तो या तो जानवर मर जाएगा या कहीं और भाग जाएगा, लीडिंग टू फीवर स्पीसीज एंड एन इम्बैलेंस इकोसिस्टम, और इनके जाने से स्पीसीज कम हो जाएंगी और जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास से सारे सांपों को भगा दिया जाए, हटा दिया जाए, उनका जो हैबिटेट है वो चेंज कर दिया जाए, तो अगर सांप नहीं रहेंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, और हमें चूहों से ज़्यादा नुकसान होता है, सांपों से कम होता है। सी है द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, अगर जो मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज्ड हो जाए, एक्सपोज्ड बोले तो एकदम दिखने लगे, उसके ऊपर से जो ग्रास कवर है, जो ट्री कवर है, उसको हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो सॉइल बिकम्स पुअर, सॉइल मिट्टी खराब हो जाएगी, मेकिंग इट हार्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, जिसकी वजह से प्लांट्स नहीं उग पाएंगे जल्दी। दिस कैन लीड टू डिजर्टिफिकेशन, और इसकी वजह से ये पूरी जो मिट्टी है वो डिजर्ट बन जाएगी, रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। फिर है आंसर इन ब्रीफ, ए वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा क्यों, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ, what are the causes and consequences of deforestation, what is red data book, what do you understand by the term migration, migration से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं, छोटे छोटे आंसर्स लिखे हैं मैंने आपके लिए ताकि आपको अगर याद करना है तो आसानी से याद भी हो जाए। Why should we conserve biodiversity, हमें जो स्पीसीज की विविधता है उसको क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस रहता है नेचर में। To maintain balance in nature, support all life forms and ensure resources for future generation, कि नेचर में बैलेंस रहे, जितने भी जीव हैं सबको मदद मिले, सबको
लगे कि हाँ भाई हमारे लिए भी जगह है अर्थ पे, और आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं कम से कम वो देख पाएँ। ऐसा ना बोलें कि अरे हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास तो मान लीजिए 100 यूनिट स्पीसीज थी, हमारे पास तो 20 ही बची। बी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ क्यों नहीं है? अब देखिए जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये बहुत बड़े हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व देखिए जो नीलगिरी है वो 3 स्टेट्स के बीचों बीच में है, बहुत बड़ा एरिया है। अगर आपको प्रोटेक्ट करना भी है तो आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई फेंसिंग नहीं की जा सकती है, नहीं तो जू जैसा हो जाएगा। इसलिए जो बाहर के लोग हैं जो पोचिंग करते हैं, जो शिकार करते हैं, जो बदमाश लोग हैं वो घुस जाते हैं और इन एरियाज में भी वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर लेते हैं। इलीगल एक्टिविटीज लाइक पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन कैन स्टिल हैपन। क्यों नहीं है सेफ? क्योंकि ऐसे पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन आंसर छोटा करने के चक्कर में ऐसा होता है, पर आप समझ गए शायद। ठीक है। सी है सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? आपको बताना है कि कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर होते हैं। कैसे? उनको घर, उनकी खाने की चीज़ें, दवाइयाँ, सब कुछ तो जंगल में ही है। वो रहते ही जंगल में है, जंगल में पैदा होते हैं, जंगल में मर जाते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ का हर एक हिस्सा जंगल से जुड़ा हुआ होता है। डी है व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्यों होता है और इसके होने से क्या होता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए, हमें खेती करनी है और हमें शहर बनाने हैं। इन सब को करने के लिए हमें फॉरेस्ट कम चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तो ये कैसे हो पाएंगे। और इससे क्या होता है ऐसा करने से, पेड़ों को काटने से? लॉस ऑफ स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं जीवों की वो ख़त्म होने लगती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है और सॉइल इरोजन। अगर आप सिर्फ एक बार चैप्टर को समझ जाएंगे तो कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा आप लिख लेंगे। रेड डेटा बुक क्या है? अ बुक दैट लिस्ट्स इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो स्पीसीज ख़त्म हो गई या ख़त्म होने वाली हैं उनका रिकॉर्ड रखती है रेड डेटा बुक। What do you understand by the term migration? माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? The movement of animals from one place to another, often due to climate changes or food availability. एक जगह से किसी दूसरे जगह पे किसी जानवर का, किसी बर्ड का जाना क्लाइमेट चेंज और फूड अवेलेबिलिटी के कारण उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कॉन्टिन्यूअली कट। इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है, जो ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए फैक्ट्रियाँ और जो फैक्ट्रियाज़ हैं और जगहों के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है कि ऐसी फैक्ट्रीज ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ऐसा करना चाहिए? आप इन चीज़ों को डिस्कस करें और एक रिपोर्ट बनाइए। तो ठीक है, आइए बताते हैं कि इज़ इट जस्टिफाइड? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कटिंग ट्रीज हार्म्स द इन्वायरमेंट। आप फैक्ट्रियाँ लेके क्या करेंगे जब जी ही नहीं पाएंगे? तो कटिंग ट्रीज हार्म्स द इन्वायरमेंट, कॉजेज लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। इंस्टेड वी शुड फाइंड सस्टेनेबल वेज टू मीट आवर नीड्स। सस्टेनेबल मतलब जिससे नेचर को नुकसान हो, ना हमें नुकसान हो। लाइक यूजिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। अल्टरनेट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ थोड़ा कम कर दें। अगर सस्टेनेबल हो तो जूट बैग का यूज़ करें, पेपर को थोड़ा कम यूज़ करें, कपड़े थोड़े कम बदलें। बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और रिपोर्ट हमें लिखनी है तो हम रिपोर्ट लिखेंगे। कटिंग ट्रीज फॉर फैक्ट्रीज एंड शेल्टर इज़ अ मेजर इशू। While it helps meet immediate human needs, it has long-term negative effects. Deforestation leads to loss of biodiversity, climate change, and soil erosion. It disrupts ecosystems and makes it harder for future generations to live healthily. We should focus on sustainable practices to balance development and nature conservation.
ये आपकी रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। आप क्या क्या करेंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ हरा भरा इकोसिस्टम आसपास की चीज़ें रहें। तो हम प्लांट ट्रीज करेंगे, वाटर एंड केयर फॉर प्लांट्स, जो प्लांट लगाए उसकी हम केयर करेंगे, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया। फिर जो ट्रीज़ हैं उनको काटेंगे नहीं। फिर जो साफ़ सफाई जो के जो अभियान है इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। एजुकेट अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, और सारे बुढ़ों को बताएंगे कि ट्रीज़ नहीं काटना है हमें। और यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ करना है। ठीक। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल, बताइए कि पेड़ों को काटने से बारिश क्यों कम होती है भाई, हैं बताइए। ठीक है, देखिए, ट्रीज रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नहीं पता, ट्रांसपिरेशन याद नहीं आएगा, तो आपको बस इतना समझ के लिखना है कि जो ट्रीज़ हैं वो पानी को छोड़ते हैं, भाप बना के ऊपर से इवोपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ज़्यादा अगर पेड़ रहेंगे तो ज़्यादा पानी को भेजेंगे ऊपर, और उस पानी से क्या बनते हैं, बादल। फिर बादल ज़्यादा रहेंगे तो बारिश क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा बारिश होने से फिर ज़्यादा पेड़ उगेंगे, ज़्यादा पेड़ फिर ज़्यादा पानी फेंकेंगे, फिर ज़्यादा बारिश होगी। मतलब एक तरह से ये समुद्रों से जो है वो पानी चुरा लेते हैं। सो एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन, हाँ तो इस पर 2 पॉइंट्स हैं। ट्रीज रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Fewer trees means less water vapor leading to fewer clouds and less rain. समझ गए आप। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आप छानबीन करिए, पता करिए कि आपके जिले, आपके स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और भारत के नक्शे पे उसे बताइए भाई, लिखिए। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ के हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ के हैं आप। अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप ढूंढिएगा कि इसमें कौन सा है आपके मैप में नेशनल पार्क। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में एक दुधवा नेशनल पार्क है, एक राजा जी है ऊपर उत्तराखंड के साइड में। फिर उत्तराखंड में आपको ढेर सारे 3-4 मिल जाएंगे। राजस्थान में भी आपको तीन नेशनल पार्क दिख रहे हैं इसमें, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का और रणथंभौर। मध्य प्रदेश में तो ढेर सारे हैं। झारखंड में एक बेतला दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। ऐसे आप एक बार इसको देख लीजिएगा। गुजरात में आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ है, इसमें भी ढेर सारे हैं। महाराष्ट्र में भी है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। आप बताइए कि पेपर को क्यों बचाएं, और अगर आप बता ही दिए कि क्यों बचाएं तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें लिखा हो कि आप कैसे बचाएंगे इन्हें। तो वाई शुड पेपर बी सेव्ड, टू सेव ट्रीज को बचाने के लिए, टू रिड्यूस वेस्ट, कचरा कम करने के लिए, टू कंजर्व एनर्जी एंड वाटर यूज्ड इन पेपर प्रोडक्शन, और पेपर बनाने के लिए जो एनर्जी और पानी का खर्च होता है उसे बचाने के लिए पेपर को बचाना चाहिए। वेज टू सेव पेपर, कैसे पेपर को सेव करेंगे। पहला, यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, दोनों साइड पेपर का यूज करेंगे। रिसाइकल ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर हैं उन्हें हम रिसाइकल कर देंगे। यूज डिजिटल नोट्स इंस्टेड ऑफ पेपर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिजिटल नोट्स बनाइए पेपर की जगह पे। अवॉइड प्रिंटिंग अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके घर पे प्रिंटर है और फ्री का पेपर है तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को मत प्रिंट करिए। यूज़ क्लोथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर वंस, टिश्यू पेपर को कम यूज़ करिए आप, हो सकता है थोड़ा सा पानी से आप धो लीजिए। शेयर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और आपने अगर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन खरीदी है तो उन्हें सबको बांटिए, और अपने क्लास टीचर को भी दीजिए, वो भी समझें, वो भी पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड पजल। ये जो शब्दों की एक पजल है इसको पूरा करना है हमें। डाउन में स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पे, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड। आप स्पेलिंग सही से यहाँ पे लिख सकते हैं, इंडेंजर्ड। फिर डाउन दूसरे में क्या है,
अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक किताब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की जानकारी रखती है वो हमारी रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक। सी डाउन क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन, मिट्टी जो है वो बालू बन जाती है। पेड़ आप काटेंगे तो धीरे धीरे नुकसान तो बहुत हैं, नुकसान होते जाएंगे, लेकिन सडन जहाँ पे आपने जंगल काटे वहाँ पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ जो पूरी मिट्टी है वो रेगिस्तान, वो बालू में बदल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में स्पेस कम है इसलिए डिजर्टिफिकेशन नहीं, कॉन्सिक्वेंस है आपका। अक्रॉस मतलब इधर हॉरिजॉन्टल, स्पीसीज विच हैव वैनिस्ड, जो खत्म हो गई उन्हें बोला जाता है एक्सटिंक्ट। स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, उसे बोला जाता है एंडेमिक। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, विविधता। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। साइंस समझने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।